उससे पहले कुछ चीजें और बताना चाहता हूं कि सऊदी अरब को लोग आइडल मानते हैं इस्लाम के लिए, उन लोगों जैसा ड्रेसअप पहनते हैं, तोप वगैरह। हाँ, तो इन लोगों को ये नहीं पता कि थर्सडे को हर थर्सडे नाइट को ये सारे लोग चले जाते हैं बहरीन पे, सऊदी लोग, क्योंकि सऊदी अरब में एंटरटेनमेंट के नाम पे सिर्फ एक ही चीज है, खाना। तो खेप्सा होता है, शोरमा होता है उधर का नेशनल फूड्स। तो उधर ये सब खाना सिर्फ एंटरटेनमेंट है। तो वो लोग थर्सडे नाइट को क्या करते हैं, चले जाते हैं बहरीन में। बहरीन जाने के बाद वहां पर जानबूझ के उधर वो भी इस्लामिक कंट्री है नहीं, वो लोग उधर क्या पानी से भी सस्ता क्या है उधर, बियर है। विस्की का बोतल सिर्फ 2 दिनार है, 2 दिनार में विस्की मिल जा रहा है। तो सारे लोग बहरीन चले जाते हैं, अपना मौज मस्ती करते हैं, उधर प्रोस्टिट्यूशन लीगल है बहरीन में। हर चीज करने के बाद फिर वापस आता है सऊदी अरब में। फिर सऊदी अरब में आने के बाद अपने घर नहीं जाता, अपने बीबी के पास नहीं जाता, वो चला जाता है मक्का में। मक्का में जाके हजरत अस्वद, वो काबा जो काला बक्सा है ना, उस काला बक्से में एक पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर को जाके चूमते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हाँ अब मैं इसको चूम लिया, चलो मैं पूरा फ्रेश हो गया। हाँ चलो, अब मैं बताता हूँ, मुझे बांग्लादेश भेज दिया गया। बांग्लादेश आने के बाद मेरा शादी हुआ था मेरा ही कजिन के साथ। मेरा ही मतलब मेरे फादर का मतलब बहन, उनका बेटी, मतलब हम फुप्पू बोलते हैं, फुप्पू जात बहन जिसको बोलते हैं, मेरा कजिन है। और वो मुझसे 4 साल बड़ी थी। तो हुआ क्या था कि कम एज था, तो मैंने भी हाँ बोल दिया था, तो अरेंज मैरिज हो गया था, शादी करवा दिया गया था। और वो लोग यही बोल रहे थे, नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ, अब मुझे पता चल रहा है कि हाँ प्रॉब्लम होता है, जब सेम ब्लड कनेक्शन में शादी होता है तो प्रॉब्लम होता है, साइंटिफिकली ये सही है नहीं। तो उस टाइम मुझे शादी करवा दिया गया, फिर मेरा बच्चा भी हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मैं अपने सामने मेरे ही उम्र का लोगों को देख रहा था कि मतलब वो लोग इतना डूबे हुए थे अंधेरे में, मेरे आंखों के सामने। मतलब लोग मुझे इज्जत कर रहे थे कि भाई आप सऊदी अरब से आए हो। मतलब मैं बोल रहा था कि भाई आपको पता नहीं, मुझे भेज दिया गया है, मैं आया नहीं हूं, मुझे भेज दिया गया है, क्योंकि मैं सच्चाई बोल रहा था, मैं सच बोल रहा था, इसलिए मुझे भेज दिया गया है। तो सॉरी, तो मुझे भेज दिया गया था। तो मैं उन लोगों को बोल रहा था, भाई सऊदी अरब की इतना आप लोग दलाली क्यों कर रहे हो। आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड, मतलब असल में मार्केटिंग का ओरिजिनल जो वर्ड है हिंदी में, तो दलाली होता है। तो मैं वही बोल रहा था कि आप लोग इस्लाम का इतना, मतलब सऊदी अरब का इतना मार्केटिंग क्यों कर रहे हो। बोले कि मोहम्मद उधर पैदा हुआ था। बोले कि भाई मोहम्मद पूरा अरब कंट्री में पैदा हुआ था, तो पूरा अरब कंट्री को इज्जत करो, सऊदी अरब को क्यों। क्योंकि सऊद बिन अब्दुल अजीज ने सिर्फ उसको कैप्चर करके रखा है, इसलिए ओरिजिनल क्रोएशिया तो अभी बचे ही नहीं है। तो वो लोग इज्जत किया करते थे, मतलब मेरा। हाँ, तो मैं काफी सारे बांग्लादेशियों को देख रहा था कि भाई उन लोगों को अरबी पता ही नहीं है। मैं आपके सामने भी मतलब वो जो नासिर भाई है उसको भी इस्लाम अच्छी तरह पता भी नहीं है। वो उसको सिर्फ इसको ये पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए, इंशाल्लाह बोलना चाहिए, इन्ना लिल्लाह बोलना चाहिए। लेकिन इन लोगों को इसके सही जो मीनिंग है, वो मीनिंग पता नहीं है इन लोगों को। हाँ, जैसे मैं आपको बता दूं कि उस टाइम ऐसा हो रहा था कि मैं आपको बता दूं कि ये एशिया कंट्री में शुरू से तो इस्लाम था नहीं। हाँ, मतलब जब एडी 14 था, मतलब 14 एडी के बाद ही इस्लाम इस तरफ आया था। हाँ, तो उस टाइम जैसे मुगलों के जमाने में लोगों को तो जबरदस्ती इस्लाम सिखाया गया था, अच्छी बात है। तो उन लोगों को जब सिखाया गया, तब ये लोग क्या बोल रहे थे कि भाई अरबी पढ़ा करो। मतलब भाई इसका मीनिंग पता नहीं, मीनिंग का जरूरत नहीं है, अरबी जितना पढ़ोगे हर एक हरफ में आपको सवाब मिलेगा।
तब ऐसा हालत हो गया था, जो मैं अपने आंखों से भी देख के आया हूं, कि उन लोगों को अरबी हरफ, अरबी वर्ड ये अगर सुन लिया ना, लगे अच्छा ये तो बहुत नेकी का वर्ड है, ये तो अल्लाह का वर्ड है। हाँ, मैं अगर उन लोगों को हैवान, कल्ब, हाँ, कुसुम्मक, ये सब गंदी गंदी गालियां है, ये भी अगर बोल दूं ना, ये लोग बोले क्या अल्लाह की आयत बोल रहे हैं। ये जबरदस्त था एकदम। अरे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्या हुआ था कि जब मुगल लोग आ गए थे, आने के बाद ऐसा हुआ था कि सबको जबरदस्ती अरबी बोलना पड़ रहा था। हाँ, वो लोग पहले जनरेशन को जबरदस्ती करवाया गया, फिर नेक्स्ट जनरेशन आहिस्ता आहिस्ता सीख गया, थर्ड जनरेशन ऑटोमेटिकली बोलने लगा। लेकिन उन लोगों को तब तक तर्जुमा पता नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में आपको पता होगा कि नहीं, ग्रीश चंद्र सेन एक हिंदू था, लेकिन उसको क्यूरियोसिटी थी कि ये अरबी में लिखा क्या गया है। उसी ने सबसे पहले बंगला में वो कुरान को तर्जुमा किया था। वो भी ज्यादा दिन नहीं हुआ, मतलब यही कुछ सालों पहले। तो उससे पहले तक ये इन लोगों को, बांग्लादेशी लोगों को या इंडियन लोगों को, काफी लोगों को पता ही नहीं था कि ये हम इन्ना लिल्लाह क्या बोल रहे हैं, बिस्मिल्लाह क्या बोल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह क्या बोल रहे हैं। तब ऐसा हालत था, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी के घर में मौत हो गया, वो भी चला गया, बोले कि भाई तू रो क्यों रहा है, बोले कि मेरा मेरा बाबा गुजर गया, बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह तेरा बाबा गुजर गया, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। या फिर किसी के घर में अगर बच्चा पैदा हुआ है, हाँ, बोला कि अरे रे रे मेरे घर में नाती हुआ है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब उन लोगों को पता ही नहीं वो लोग पढ़ क्या रहे हैं। हाँ, मैंने तो ये भी देखा है कि, और आपको पता होगा कि कुरान में गुन्ना होता है, फिर एक अलीफ, दो अलीफ, मतलब उसको खींचना पड़ता है। तो मैं अपने तजवीद मम्मी को के देख, रूल्स है वो। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? तजवीद तजवीद कहते हैं, रूल्स होते हैं वो पढ़ने के। हाँ हाँ, फिर मखरज होता है। तो अच्छा, मैं कुछ सीरियस बात बोलने से पहले बीच बीच में मैं थोड़ा सा जोक कर देता हूँ, क्योंकि मैं पहले पब्लिक स्पीकर था, क्योंकि काफी जगह भागना पड़ा था, तो पब्लिक स्पीकर की तरह मैं पैसा भी कमाया था, क्योंकि पेट तो चलाना पड़ता है। ये सारी चीजों में आऊंगा। तो एक जोक बता देता हूँ कि एक ऐसा था, आप मखरज जानते हैं ना साहिल? मखरज, जो कुल यस यस, हु अल्लाह, मखरज। मखरज मखरज, जो हाँ है वो कहाँ से, आपको कौन सी जगह से, आपको हाँ कौन सा हाँ। लेटर है, उसको कहते हैं। तो अभी एक ये सुन ले कि जो मदरसा होता है वहां पर कुरान सिखाया जाता है। तो बांग्लादेश में क्या होता है, ज्यादातर यतीम खाने, फिर इन लोगों को अच्छे एजुकेशन नहीं मिलता, उन लोगों को मदरसा में दाखिल करवाया जाता है। या यहाँ तक कि काफी सारे अच्छे इस्टेब्लिश फैमिली भी उधर अपने बच्चों को दे देते हैं। जैसे मेरा एक खाला था, उसका भी बेटे को रखा था, मतलब हाफिज बनाने के लिए। तो वो बात की बात है। तो ऐसे ही मतलब मदरसा में एक कारी साहब अपने मकतब में, मतलब वो जो क्लासरूम है, क्लासरूम में सिखाया जा रहा था। वो लोग मतलब फजर के नमाज पढ़ाने के बाद ही शुरू हो जाते कुरान पढ़ाना। तो किसी को कुरान पढ़ा जा रहा था, और कादा बोलते हैं, जो अलिफ बा ता सा पढ़ाया जाता है, उसके बाद कुछ सूरा पढ़ाया जाता है। तो सूरा जब पढ़ाया जा रहा था, तो एक बच्चे को सिखाया जा रहा था, सब बच्चे को, कि पढ़ो कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। एक बच्चा, वो सारे बच्चे सही बोल रहे थे, लेकिन एक ही बच्चे का थोड़ा दिक्कत आ रही थी, वो कुल हु अल्लाहु बोल रहा था। सारे लोग बोल रहे थे, वो जो कारी साहब बोल रहे थे कि कुल कुल, यहां से उच्चारण हुआ, कुल हु अल्लाहु अहद कुल, वो बोल रहे थे कुल, लेकिन नहीं, गलत बोल रहे हो, कुल हु अल्लाहु अहद, कुल। ये सब काफी बार हुआ, तो कारी साहब को गुस्सा आ गया, गला दबा दिया, मतलब कुल हु अल्लाहु अहद। तो उस बच्चे को आखिरकार आ गया, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो जो भी हो, तो उसको सिखा दिया कि एक कुल कैसे बोलते हैं, का कैसे उच्चारण किया जाता है। तो फिर सुबह 6 बज गया, फजर के नमाज के बाद 6 बज गए, तो बोल रहे कि अच्छा आप लोग घर जाओ, थोड़ा नाश्ता वाश्ता करके फिर वापस आ जाओ मकतब में, हम फिर से कुरान प्रैक्टिस करेंगे। तो सारे बच्चे घर चले गए।
फिर ब्रेकफास्ट करके फिर वापस आ गए। तो कारी साहब एक एक बच्चे को पूछ रहा था, बोले बेटा तुमने क्या किया, फारूक खड़े हो जाओ। तो फारूक खड़ा हो गया, बोले कि हाँ, बोले कि मैंने पराठा खाए, फिर अंडे खाए। बोले कि अच्छी बात है। आपने क्या खाया? बोले कि गाय के मांस के साथ थोड़ा रोटी खा लिया। बोले कि अच्छी बात है, बैठ जाओ। हाँ, फिर दूसरे को पूछा, बोले कि क्या तुमने क्या खाया? बोले कि आलू की सब्जी के साथ वो चावल खा लिया। बोले कि वेरी गुड। अब वो बच्चे के पास आ गया जिसको कुल हुवल्लाहु अहद सिखाया था। अब उसको पूछा, बोले बेटा तुमने क्या खाया? बोले कैला कद्दू और भी कितना कुछ। तो मखरज में ऐसे ही कुल हुवल्लाहु अहद ऐसा सिखाया जाता है। जैसे माय नेम इज खान, खान यहां से उच्चारण होता है खान। तो ऐसा मुझे भी सिखाया गया था। तो अब मैं बताता हूँ कि बांग्लादेश में जब आ गया था, सारे लोग मतलब अरबी के नाम पे मतलब अरे क्या बात है। तो एक जोक और बता देता हूँ कि एक कारी साहब जिंदगी में कभी सऊदी अरब गया नहीं था। तो वो सिर्फ मदरसा में पढ़ाया करता था, फिर मस्जिद में इमाम था। लेकिन उसको मौका मिल गया हज पे जाने का। वो अपने जमीन वगैरह बेच कर हज पे चला गया। जब सऊदी अरब में लैंड किया, वहां पर सारे साइन बोर्ड्स वगैरह जितना भी साइन बोर्ड्स थे, वो सारे साइन बोर्ड्स अरबी में लिखा हुआ था। हाँ, जैसे मखरज मतलब एग्जिट, हाँ दाखिल मतलब एंट्री, हाँ हर जगह अरबी लिखा हुआ था। वो तो पागल हो गया, क्योंकि उसके बगल में एक बगल में कुरान था, दूसरा हाथ में तस्बीह था। वो देख के तो मतलब अरे मैं तो जन्नत पहुंच गया, चारों तरफ अरबी अरबी है। वो जाके हर एक साइन बोर्ड को चूमने लगा, हर एक साइन बोर्ड को चूम रहा है। जैसे नॉर्मली ये इधर यही होता है कि इस्लाम को जाने बगैर काफी सारे मुस्लिम अरबी देखते ही मतलब उन लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, उसको पता ही नहीं है अरबी में लिखा क्या गया है। तो इसी तरह क्या हुआ था कि वो तो हर एक साइन बोर्ड चूम रहा था। फिर एक दरवाजा दिख गया, उस दरवाजे के ऊपर भी अरबी लिखा हुआ था, उसको भी चूम रहा है। हाँ, उसको छू रहा है, चूम रहा है, छू रहा है, चूम रहा है। उस दरवाजे को खोल के एक बंदा बाहर आया, फिर उसको देख के थोड़ा अजीब तरीके से देखने लगे। भाई आप कौन हो? मतलब मेरा नाम मुफ्ती अबू बकर है और मैं इंडिया से आया हूँ। मतलब कि अच्छी बात है। मतलब कि तो आप कर क्या रहे हो? मतलब कि अरे अरबी लिखा हुआ है, अल्लाह का कलम है, तो उसको चूम रहा हूं मैं, सवाब हो रहा है मुझे। हाँ, तो बोले कि भाई आपको पता भी है इसमें क्या लिखा हुआ है? मतलब क्या लिखा हुआ है? मतलब कि हम्माम लिखा हुआ है, मतलब बाथरूम है ये। मतलब काफी लोगों को इस्लाम जाने वगैरह सिर्फ अरबी देख के ही वो लोग मतलब चूमना शुरू कर देते। तो मुझे भी देख के मतलब उन लोगों का बस चले तो मेरा पैर में गिर जाए, लेकिन इस्लाम में सिजदा करना अलाउड है नहीं इंसानों को। इसीलिए वो लोग मतलब मुझे काफी इज्जत दे दिया। उन लोगों का बस चले तो मुझे मस्जिद में जाके इमाम खड़ा करते। तो मैं उन लोगों को समझा रहा था कि भाई ये सब सही चीज है नहीं, मतलब ये अलग चीज है। तो उन लोगों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका मुझे ये लगा था कि मैं लिखना चालू कर दूं। तो उस टाइम मैं किताब निकाला था। तो उस टाइम एक सिर्फ मतलब उस टाइम भी मैं मतलब इस्लाम के ऊपर मैं लिखता नहीं था। मैं सिर्फ नॉर्मली मेरा फिलोसॉफिकल कुछ लाइंस थे वो लिखता था। तो उसमें से एक लाइन ऐसा लिखा था कि गॉड और इंसान, क्रिएटिव इंसानों में, क्रिएटर और क्रिएटिव इंसानों में एक ही सिमिलरिटी है कि दोनों को एप्रिसिएशन सुनना मतलब प्रशंसा, हाँ एप्रिसिएशन सुनना उन लोगों को अच्छा लगता है। जब ये बोलती है कि तुमने इंसानों के साथ अल्लाह का कंपैरिजन कर लिया, कि भाई मैंने गलत क्या किया है? अगर मैं एक पेंटिंग बनाता हूँ, असल में मैं पेंटिंग बनाता हूँ, ये जो मेरा पीछे देख रहे हैं ये पेंटिंग है, मेरा ही पेंटिंग किया हुआ है। मेरे घर में काफी सारा पेंटिंग्स है, मैं पेंटिंग बना और बेचता हूँ। तो असल में मैं क्रिएटिव इंसान हूं, तो मुझे पता है कि जब कोई मेरा पेंटिंग्स का एप्रिसिएशन करता है तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मेरा अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो मैंने कहा कि हाँ अल्लाह भी तो वही मेरे ही कैटेगरी का है। वो तो हमेशा मतलब 5 वक्त का नमाज जो पढ़ने के लिए बोलते हैं, वो असल में एप्रिसिएशन सुनने के लिए बोलते हैं ना, कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, थैंक्स टू गॉड हु इज मोस्ट मर्सीफुल, अर्रहमान रहीम हु इज काइंड एनफ, हाँ मालिक यौमिद्दीन इस पूरा यूनिवर्स का मालिक है। तो वो असल में अपना प्रशंसा खुद ही करवाया जा रहा है जबरदस्ती। बोले कि मेरा एप्रिसिएशन करो नहीं तो आग में डालूंगा तुम्हें।
क्योंकि मैं तो अल्लाह से बहुत बेहतर हूं, मेरा अगर पेंटिंग को अगर गाली दे दो या मुझे गाली दे, तो मैं नहीं, कभी नहीं कहूंगा कि भाई तू जल जा। हाँ, मैं कभी भी वो वाला अच्छा, आप साहिल भाई, वो सूरह लहब का क्या था? तब्बत यदा अबी लहबिन वो वाला बोल रहे हो? हाँ हाँ, तब्बत तब्बत यदा अबी लहब व यदा तब। अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ذات लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल अच्छा, हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये है हाँ, सूरह लहब। सूरह लहब। लेकिन काफी सारे मुस्लिम को पता ही नहीं है कि इसका मीनिंग क्या है। मैंने सबको जी बोला था कि अच्छा भाई, मैं अगर आपको गाली दूं, आपको कैसा लगेगा? मतलब कि हाँ, बुरा लगेगा। मतलब कि आपको पता है मोहम्मद गाली दिया करता था? मतलब कि नहीं, मोहम्मद किसी को गाली नहीं देता था। वो तो रहमानुर रहीम का दोस्त था, वो खुद मतलब रहम दिल था। अच्छा, वो लहब जिसको बोला जा रहा है, हाँ, उसको क्या बोला जा रहा था? उसका बीबी को गाली दिया जा रहा था, उसको गाली दिया जा रहा था, बल्कि तू आग में जलेगा और तेरे बीबी का गले में आग का रस्सी होगा। उसमें सिर्फ लानत ही लानत बोला गया है। मतलब जब मोहम्मद के पास ताकत था नहीं, तब वो गालियां देता था। जब ताकत आ गया, बोला मार डालो। आप अगर किसी को तर्जुमा पढ़ना आता हो, मैं सब मुस्लिम भाइयों को यही बोलना चाहता हूं कि आप मक्की और मदनी, ये दोनों आयतों को अच्छी तरह पढ़ लें। जब मक्की आयत में कभी भी ये बोला नहीं गया था कि उसको मार डालो। जब मक्का में चला गया, जब उमर रदियल्लाहु जिसको बोला जाता है, वो जब उसके साथ ज्वाइन कर लिया मोहम्मद के साथ, तब जाके मोहम्मद पावर में आ गया। उससे पहले तक वो गालियां खाता था, उसको लोग पागल बोलते थे। अरे, पागल जैसा काम करेगा तो लोग पागल बोलेंगे। यही सब मैं आपको बताता हूँ साहिल भाई, कि जब वो खुतबा किया जाता था, तब ऐसा रोते थे लोग, अभी भी रोते हैं। मेरा घर के आसपास भी मस्जिद है, उधर भी लोग रोते हैं कि मतलब कि हमारा मोहम्मद को पागल बोला जाता था, उसको पत्थर मारा जाता था। मतलब कि भाई, पागलपंती करेगा तो लोग पत्थर मारेंगे। तो ये भी सबसे बड़ा पागलपंती तो वही है कि अपने बेटे जायद, अपना बेटा था उसका, मतलब उसको पाल पोस के बड़ा किया था, उसका बायोलॉजिकल सन नहीं था, लेकिन एडोप्टेड सन तो था। उसका एडोप्टेड सन था जायद। जायद ने एक शादी करके ले आया था। हाँ, सारे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम भाइयों को बताना चाहता हूँ, एक्स मुस्लिम भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद का एक एडोप्टेड सन था, और उसने एक शादी कर ली थी काफी खूबसूरत एक लड़की के साथ, जैनब नाम था। मोहम्मद एक बार उस जैनब को देख लिया, थोड़ा सा ड्रेस वगैरह थोड़ा सा खुल्लम खुल्ला था, वो देख के मतलब उसका पारा हाई हो गया। हाँ, तो वो बाद में कुरान में काफी सारे आयत भी है, लेकिन मतलब वो बाद में क्या किया था कि अपने बेटे से तलाक दिलवाकर फिर खुद शादी किया था जैनब से। हाँ, तो ये सब चीजें मैं बाद में क्या किया कि मैंने देखा कि नहीं, बांग्लादेश का मैक्सिमम लोग, हाँ, मैक्सिमम लोग मतलब ये अंधेरे में जा रहे हैं। हाँ, मतलब जहां पर हम टेक्नोलॉजिकली इतना आगे बढ़ रहे हैं, ये लोग 1400 साल पीछे जा रहे हैं। दुनिया में रेजर आ चुका है, लेकिन ये लोग दाढ़ी लंबे कर रहे हैं। हाँ, फिर जहां पर मतलब क्या बोलते हैं, AK-47 तो बहुत पुराना है, अब तो कितना नया टेक्नोलॉजिकल गन्स वगैरह आ गए। नहीं, ये लोग तलवार से ही हमला करते हैं। मतलब भाई, थोड़ा तो अपडेट हो जाओ। तो मैं इन लोगों को समझाता था कि भाई, तब मैं फेसबुक का सहारा लिया था। तब मैं फेसबुक में लिखना शुरू कर दिया। ये 2011 की बात है। तब मैं फेसबुक में लिखना चालू कर दिया, लोगों को समझाना है मुझे। हाँ, तो मतलब मैं अपना अपना पैसा कमाकर मतलब सोसाइटी का भला करना चला था। तो काफी गालियां सुनना पड़ा था। जैसे नासिर भाई भी जो वीडियो बनाया था मेरे ऊपर, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था लास्ट एपिसोड में। हाँ, और जब भी मैं बात करता हूँ, लॉजिकली बात करता हूँ। तो और ये सब चीजों को मतलब तोड़ भी नहीं सकते लोग।
हाँ, जब तोड़ नहीं सकते ना अच्छा, तब सनीउर रहमान जी, हाँ जी। 1.5 घंटा हो चुका है। क्या हम अब अगले क्वेश्चंस या कुछ क्वेश्चंस है उसकी तरफ भी बढ़े, ताकि बाकी हाँ जी, क्वेश्चंस हाँ भी जी, कवर हो जाए, क्योंकि काफी कुछ यानी आप जब नहीं थे तभी भी मैंने ये बात बताया कि बड़े ही रैशनल अंदाज में आपने अपने सवालात उस हाफिज साहब, उस आलिम के सामने आपने रखे। और मुझे तो लगता है कि वो हाफिज साहब भी अंदर ही अंदर एक्स मुस्लिम हो गए होंगे ऐसे सब सवाल सुनकर। तो कुछ हम आगे भी बढ़ते हैं। जो आप अगला सवाल है वो ये है, अच्छा इस्लाम क्यों छोड़ा आपने वो तो बता दिया है, ठीक है। अच्छा ये आप बताइए सनीउर रहमान भाई, कि जब आप बांग्लादेश रिटर्न आए तो, और आपने वहां के भी कुछ चीजें बताई, वो क्या ऐसी वजह हुई थी जिसकी बुनियाद पे आपको हमला हुआ था, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। मतलब क्या ऐसा माहौल बन गया था कि लोग आके आप पे हमला किए, उसके बारे में बताएं ताकि एक आइडिया हमारे व्यूअर्स को भी हो। हाँ। मैं अभी बोल रहा था ना कि मैं आहिस्ता आहिस्ता लिखना शुरू कर दिया कि लोगों को बताना है। तो मेरा एक ऑफिस कॉलीग था, तो उसने मुझे एक अच्छा सा लाइन बताया था कि टू बी ए गुड राइटर यू हैव टू बी ए गुड रीडर। तो मैं तब पढ़ने लगा। तो पढ़ते पढ़ते मतलब नॉलेज जितना गैदर होने लगा उतना ही मैं लोगों को बताते रहा। फिर मैं बांग्लादेशी था तो अच्छी तरह मुझे बांग्लादेश का इतिहास भी मुझे अच्छी तरह पता होना चाहिए था। तो उस टाइम में ये जो बांग्लादेश का आजादी आजादी का लड़ाई जो था 1971 का, तो वो चीजें पढ़ने लगा। तो उस टाइम मुझे ये सब चीजें पता चला कि काफी सारे मतलब ये तो असल में लैंड को दखल करने के लिए एक वॉर था। लेकिन पाकिस्तान के जो याहिया खान था, याहिया खान ने इसको एक रिलीजियस मोड दे दिया था। वो लोग बोल रहे थे कि नहीं, बंगला बोलने वाले सारे लोग काफिर हैं। भाई लैंग्वेज में कौन सा काफिर ये आ जाता है, बल्कि उर्दू इस्लामिक लैंग्वेज है और बंगला जो है ये संस्कृत से आया है, संस्कृत हिंदू लैंग्वेज है, सारे बंगला बोलने वाले सारे हिंदू हैं। फिर सबसे खतरनाक एक डायलॉग था ये याहिया खान का कि इन हिंदू औरतों को इतना बलात्कार करो कि आने वाले नस्ल मुस्लिम पैदा हो। तो याहिया खान का ये सबसे खतरनाक डायलॉग था और ये बोलने के बाद काफी सारे मतलब ठड़की मुल्लाओं को एक चांस मिल गया। वो लोग रेप करना शुरू कर दिए थे। और आपको पता नहीं कि बच्चा गिराना, एबॉर्शन जिसको बोलते हैं, ये इंटरनेशनली ये इलीगल काम है। लेकिन बांग्लादेश में एक टाइम पे एक मतलब कैंप बिठाना पड़ा था चारों तरफ, जहां पर सिर्फ बच्चा ही गिरा रहे थे। मतलब 1971 का वॉर के बाद इतना औरतें प्रेग्नेंट हो चुके थे रेप की वजह से। जो लोग क्या बोलते गनीमत के हिसाब से सारे मुस्लिमों को बोल रहा हूं कि आप लोग अगर अपने आप को मुस्लिम बोलते हो तो ये सबसे बेशर्मी की बात है, क्योंकि इस्लाम में गनीमत मतलब आप अगर किसी के साथ जंग करते हो तो आप जब उस चीज को मतलब हासिल कर लेते हो, फिर वहां का औरतें, वहां का संपत्ति, सब चीजें आप भोग कर सकते हो, मतलब उसको माल यूज गनीमत, कर सकते हो, consume कर सकते हो। हाँ माल गनीमत कहते हैं उसको, माल हाँ हाँ, गनीमत वो कहते हैं, माल गनीमत। माल गनीमत। हाँ, और उस टाइम तक मतलब मैं कुरान का काफी सारे जैसे अगर किसी को पता नहीं है, आज ही जाके सारे मुस्लिम लोग तर्जुमा खोल के सूरा अनफाल, सूरा असफ, सूरा तौबा, ये 3 सूरा आप लोग अच्छी तरह पढ़े। इन लोगों का इन चीजों का ट्रांसलेट पढ़े। फिर अगर आपके अंदर का मोहम्मद जाग उठा के नहीं 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 ये गलत है, तो उसका तशरीफ भी पढ़े तर्जुमा के साथ। तब आपको पता चलेगा कि आप लोग इतने दिन क्या मान रहे थे। तो मैं भी ये सब चीजें जान के जब एक किताब निकाला था मैंने, उसका नाम था नास्तिक। फिर और एक था कि निर्दय विधाता, मतलब इनजस्टिस करने वाला गॉड। तो 2 किताब निकाले थे मैंने। तो
और उसके बाद एक बुक निकाला था, राजा का कीर्ति को था। मतलब ये जो मैं आपको बता रहा था 1971 में जो औरतों के ऊपर हमला, फिर लोगों को चेक किया जा रहा था कि ये मुस्लिम आदमी है या औरत है। हाँ, और तो जो हिंदू औरतें थे वो लोग अपना सिंदूर मिटा लिए थे, हाँ, ताकि वो लोग देखने में लगे कि हाँ ये मुस्लिम है। फिर वो लोग कलेमा सीख लिए थे, हिंदू लोग भी। मतलब इतना खतरनाक टाइम था वो 1971। फिर लोग भाग रहे थे, हाँ, तो हिंदू लोगों को भागने नहीं दिया जा रहा था, उन लोगों को कत्ल किया जा रहा था, क्योंकि इस्लाम में अलकोतलु, किसास, ये सब वर्ड है जो लोग जानना नहीं चाहते। अच्छा, एक मिनट, मैं एक चीज पढ़ लूं इधर। बांग्लादेश এত রেডিক্যাল ইসলামিক পরিবেশ হলো ভাই কি করে, আর ভারতের প্রতি এত ঘৃণা কেন এসেছে। अच्छा साहिल भाई, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इनका नाम क्या है? चंद्रानी सोमे नाम है। अच्छा अच्छा, इन्होंने एक क्वेश्चन किया है, इसका जवाब मैं आगे दे दूंगा। तो उस टाइम काफी सारे हिंदू लोग भाग रहे थे, मतलब बांग्लादेश से इंडिया तक। तो वो लोग क्या कर रहे थे कि वो लोग तो धोती पहनते थे, धोती, पंजाब पायजामा जो उसको बोलते हैं, तो धोती पहनते थे वो लोग। तो वो लोग लुंगी पहनना शुरू कर दिए अपनी जिंदगी बचाने के लिए। मतलब ड्रेस में हिंदू मुस्लिम आ गया था, तो लोग लुंगी पहन के भागा करते थे। तो उन लोगों का लुंगी खोल के चेक किया जाता था कि इसका खतना किया हुआ है या नहीं। अगर खतना किया हुआ है तो उसको छोड़ देते थे, अगर खतना नहीं किया हुआ है उसका गला काट देते थे। हाँ, तो ये सब चीजें मैं बताने लगा। फिर आप ऑनलाइन में चेक कर सकते हैं, गौण जागरण मंच। हाँ, गौण जागरण मंच मतलब इन लोगों के खिलाफ जो राजागर थे, जो 1971 में ये लोग क्या किए थे कि मतलब जब आजादी मिल गया था तब जो लोग पाकिस्तान के तरफ थे वो लोग पाकिस्तान भाग गए थे। बाद में ये लोग वापस आ गए, और इन लोगों का एजेंडा था कि बांग्लादेश में इस्लामिक जो रेडिकलिज्म है, मतलब वो जो जिहाद वगैरह ये सब, इन सब चीज को इतना ज्यादा फैलाओ, इसके लिए उन लोगों को फंडिंग किया जाता था। हाँ, वो लोग बाद में आहिस्ता आहिस्ता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। वो लोग मतलब जमात इस्लाम का काफी बड़े बड़े लीडर्स थे। तो बाद में जब इन लोगों को कैप्चर किया गया, पुलिस लोग उन लोगों को अरेस्ट किए, फिर इन लोगों को वॉर क्रिमिनल एक्ट में, मतलब कोर्ट में हाजिर किया गया। तो हम लोगों ने उन लोगों के खिलाफ एक रैली तैयार किया था, एक मंच तैयार किया था, और उसमें पहले 27 लोग थे। तो काफी सारे लोग थे, कुछ लोग अभी जिंदा है, कुछ लोग अपने आप को हाइड कर लिए, कुछ लोग मर गए, और काफी सारे लोगों के ऊपर हमला हुआ था। तो ये जो पहला 27 लोग थे, उन 27 लोगों में मैं एक था। तो बाद में वो जो गौण जागरण मंच, आप ऑनलाइन में सर्च कर दीजिए गौण जागरण मंच, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि बांग्लादेश में सबसे बड़ा गैदरिंग, उसमें 3 करोड़ लोग हुए थे उस टाइम। तो 3 करोड़ लोगों का उन लोगों के खिलाफ जब आवाज उठा था, तब वो लोग, मतलब जमाती इस्लाम लोग, उन चुने 27 लोग और उसके साथ जुड़े हुए सारे लोगों को वो लोग आहिस्ता आहिस्ता सीरियल किलिंग करना शुरू कर दिए थे। तो उसमें जब मेरे ऊपर हमला हुआ था साहिल भाई, तो मुझे वही गौण जागरण मंच जो था, वहां से मैं घर वापस आ रहा था और मेरे ऊपर हमला हुआ था। हाँ, तो मुझे चॉपर से मारा गया था मेरा सर पे। और सबको ये बता दूं कि मैं जो इस्लाम के बारे में बोल रहा हूं, उसका रीजन एक ही है कि मैं सच बोल रहा था। मुझे बचपन में मेरा माँ हमेशा यही कहा है कि सच बोलो सच बोलो, लेकिन जब मैं सच बोलना शुरू कर दिया था, तब उन लोगों को सहन नहीं हुआ। अरे भाई, मैं सच ही बोल रहा था, और अभी भी मैं सच बोल रहा हूं कि मुझे किसी हिंदू ने, या दुनिया में जितना भी रिलीजन है, 4200 रिलीजन है, उन 4200 रिलीजन का गॉड को किसी को नहीं मानता हूं मैं, किसी को नहीं मानता हूं। लेकिन किसी को तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन जिसको तकलीफ हुआ उसने मुझे मारा था,
क्या बोल के मारा था? नाराए तकबीर अल्लाह अकबर बोल के मारा था। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि दुनिया में जितना भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं, जो चार्ली हिब्डो को तो आप जानते ही होंगे, हिब्डो जिसको बोलते हैं, चार्ली हिब्डो जो कार्टून बनाता था, उसको मुस्लिमों ने मारा। फिर तस्लीमा नसरीन, उसको मुस्लिमों ने मारा। आसिम मोहद्दीन मुस्लिमों ने मारा। फिर दुनिया ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुस्लिमों ने गिराया। तो हर चीजों के पीछे, टेररिज्म के पीछे मुस्लिम लोग हैं। हाँ, और मैं साहिल भाई अभी सबके सामने ये चीज बता रहा हूं कि अगर जैसे मैं अभी काफी सारी चीजें बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कल मेरे खिलाफ काफी सारे वीडियोस बना दिए जाएंगे। नासिर भाई शायद अभी प्रिपेयर कर रहे हैं कि इस मतलब आर्य समाजी साहिल भाई और ये सनीर रहमान के ऊपर कैसे वीडियो बनाया जाए। हाँ, तो ऐसे काफी सारे लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि इसके खिलाफ वीडियो बनाया जाए। कुछ जो ज्यादा जिहादी ये है, जिसको 72 प्रोस्टिट्यूट का लालच है, तो वो लोग तो मतलब अपने तलवार पे अभी धार देना शुरू कर दिए होंगे। तो यही चीज बता रहा हूं कि भाई हम जो है, हम सिर्फ लॉजिक बता रहे हैं। तुम भी तुम्हारे पास तो 30 पारा कुरान है, इतना मोटा एक किताब है, उससे तुम प्रूफ करो ना। मैं कहाँ रोक रहा हूँ? अच्छा साहिल भाई, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं बीच में ये छूट गया था कि बांग्लादेश में जितना भी मदरसा है, तो मदरसा में मैं गया हुआ हूँ काफी बार, क्योंकि मेरा रिश्तेदारों में काफी सारे लोग हैं जो मदरसा में गया हुआ था। तो वो लोग मुझे लेके जाया करते थे कि भाई तुम भी थोड़ा सा, तुम भटक गए हो तो तुम नमाज वगैरह पढ़ लो। तो मतलब कि अच्छा ठीक है, मैं जाता था। तो हर एक हम्माम में, मतलब वो लोग बाथरूम नहीं बोलते थे, टॉयलेट नहीं बोलते थे, वो लोग हम्माम बोलते थे। तो मैं जब उन लोगों का हम्माम में जाता था, तो उधर देखता था कि भाई एक पत्थर रखा होता था। हाँ, मैं बोलता कि भाई ये पत्थर क्यों? हर एक बाथरूम के ऊपर जो फ्लश का जो टैंकी होता था, उसके ऊपर हमें एक पत्थर रखा होता था। हाँ, तो मैं पूछता था कि भाई ये पत्थर किस लिए? मतलब कि भाई वो हम लोग कुलूक करते हैं इससे। मतलब कैसे? मतलब बोलते हैं कि हम लोग जब पेशाब करते हैं तो लास्ट में जो बूंद होता है उसको साफ करने के लिए इस पत्थर का यूज किया जाता है। मतलब क्या अजीब बात है, इन लोगों को किसी ने बताया नहीं कि दुनिया में ऑलरेडी टिश्यू पेपर आ चुका है। भाई ये पत्थर क्यों यूज कर रहे हो? मोहम्मद ने पत्थर यूज किया था, चलो उस टाइम टिश्यू पेपर था नहीं। हाँ भाई, तुम्हारे पास तो टिश्यू पेपर है। बोले कि नहीं नहीं नहीं, ये पत्थर से यूज करना सुन्नत है। मैंने क्या किया था भाई, उस टाइम मतलब जब मेरे ऊपर हमला हुआ था, मैं जब ठीक हुआ, मतलब मैं 3 दिन आईसीयू में था। और आपको मैं बता दूं कि उस टाइम मेरा पापा, मतलब वो उस टाइम टीवी में ऑलरेडी न्यूज आ गया था कि ब्लॉगर सनी रहमान के ऊपर अटैक हुआ है। हाँ, तो मेरा फादर टीवी में देख लिया था सऊदी अरब में, तब ऑलरेडी डिश का कनेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑलरेडी आ चुका था। तो डिश टीवी में देख लिया, टीवी बांग्लादेशी जितना भी न्यूज था उसमें ऑलरेडी आ चुका था कि ब्लॉगर सनी के ऊपर हमला हुआ है। तो मेरा फादर बार बार मेरा मम्मी को कॉल कर रहा था कि वो जिंदा है कि नहीं ये बता दो, लेकिन नहीं वो जिंदा है, बल्कि नहीं मुझे तसल्ली देने का जरूरत नहीं है। मेरा फादर हार्ट का पेशेंट था, मेरा फादर को लग रहा है कि उसको हार्ट अटैक ना आ जाए, इसलिए उसको झूठ बताया जा रहा है। हाँ, तो मेरा फादर ये हुआ कि मेरा फादर थोड़ा 3 दिन रुक गया। उसके बाद जब मुझे होश आया, सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि अच्छा ठीक है, तुम एक बार तुम्हारा फादर से बात कर लो। मेरा फादर जब मेरा आवाज सुना, फूट फूट के रोने लगा। वो बोल रहे थे कि मेरे पास तो सिर्फ एक ही बेटा है, हाँ तू ये सब छोड़ दे। हाँ, मतलब मैंने कहा कि भाई मैं जो आज बता के जा रहा हूं, हो सकता है कि 100 साल तक मुझे याद ना रखे, लेकिन एक साल भी हो, एक साल में कितने लोग मुझे देखेंगे, कितने लोगों के अंदर डाउट आ जाएगा। और सच्चाई तक पहुंचने का सबसे पहला सीढ़ी यही होता है कि डाउट। जितना भी सीआईडीज वगैरह होते हैं, वो लोग डाउट कर करके सच्चाई तक पहुंचते हैं। हाँ, जब तक सच्चाई तक ना पहुंचो तब तक डाउट मत छोड़ो। आप अगर अपने वाइफ का, अपने नजदीकी लोगों का अगर ऑनेस्टी जानना चाहते हो, तो उसके ऊपर पहले डाउट करो। बिना डाउट के उसका ऑनेस्टी का प्रूफ कभी हो ही नहीं सकता।
तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो वो पत्थर के बारे में बोल रहा था, जब मुझे पता चला कि अच्छा ये चीज कहाँ लगाया जाता है, मैंने क्या किया था कि सारे जितना भी पब्लिक टॉयलेट थे जहां पर वो पत्थर रखा हुआ था, सारे पत्थर को रिप्लेस कर दिया था मिर्ची में उबाला हुआ पत्थर से। तब आप सोच लो कि क्या हालत हुआ होगा वो मद्रासा के स्टूडेंट्स का। मतलब भाई मुझे पता है कि भाई ये सब यूज करना हाइजीनिक नहीं है। ओके, किसी ने बोला है कि यस, डाउट लीड्स टू द ट्रूथ। हाँ, यही यही तो प्रूफ, मतलब सच्चाई है। सच्चाई दो नहीं हो सकते। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं ठीक हो गया था, मतलब सिलाई वगैरह सूखने लगा, ऑलरेडी एक दिन क्या हुआ कि मेरा ये जो साइड था, लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड आहिस्ता आहिस्ता, मतलब मैं पानी पी रहा हूँ यहां से गिर जा रहा है, मैं पानी पी रहा हूँ यहां से गिर जा रहा है, और कुछ देर बाद देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता मेरा हाथ में अगर मैं ये पिंच भी काटूं तो मुझे फीलिंग्स नहीं आ रहा था। तो उसी वक्त मैं डॉक्टर के पास चला गया कि भाई सर, मेरा ये आंख ऑलरेडी बंद हो जा रहा है। मैं इस मतलब बात ऐसा था कि मैं जब बात कर रहा था, एक साइड से मैं बात कर पा रहा था, दूसरा साइड मेरा कंप्लीटली पैरालाइज हो चुका था। हाँ, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई आप अपना मेडिकल हिस्ट्री बताओ। मतलब सर, मेरे ऊपर हमला हुआ था इस राइट साइड पे। तो आपको पता होगा कि राइट साइड में जो ब्रेन है वो आपका लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट साइड का ब्रेन राइट को। तो मेरा इसके ऊपर जब डैमेज हुआ था तो मेरा लेफ्ट साइड में मतलब पैरालाइज का प्रॉब्लम आ गया था। तो 3 महीने तक तो मेरा लेफ्ट साइड पूरा पैरालिसिस ही था। मैं जब बातें करता था तो एक साइड से बात कर पाता था। तो और उस टाइम एक ही साथ, मतलब मेरा ऑलरेडी मेरा लेफ्ट साइड पैरालाइज हो चुका था। मैं जिस ऑफिस में काम करता था, मैं अभी बता सकता हूँ क्योंकि मैं छोड़ चुका हूँ। CDBL में जॉब करता था, सेंट्रल डिपोजिटरी बांग्लादेश लिमिटेड। और मैं आपको बताता हूँ कि मैं आरओ ओपन यूनिवर्सिटी जो है, वहां से मैं बैचलर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था। और उसके बाद जब बांग्लादेश में CDBL में जॉब कर रहा था, उधर भी IT इंजीनियर का तौर पे काम कर रहा था। तो मुझे अपने जॉब से निकाल दिया। वो इसलिए बोल रहे थे कि जितना भी मुस्लिम ये है एम्प्लॉयज हैं, आपके साथ काम करना नहीं चाहते। रीजन ये है कि आप नास्तिक हो, आप इस्लाम को छोड़ चुके हो, आप मुर्ताद हो। काफी सारे लोग तो मुझे गालियां कर रहे थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं, जमात इस्लाम ने आपके ऊपर हमला नहीं किया। और उस टाइम मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब मैं बांग्लादेश गया था तब मैं ऑलरेडी मेरा कजिन से शादी हो चुका था, मेरा ऑलरेडी एक बच्चा भी था। उस टाइम उसका उम्र 4 साल था। तो मेरे वाइफ ने मुझे तलाक दे दिया। हाँ, कि अब तुम्हारा साथ रह नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा वजह से हमारा फैमिली के ऊपर काफी प्रेशर आ रहा है। क्योंकि काफी लोग उन लोगों के ऊपर टॉर्चर कर रहे थे, काफी लोग धमकियां दे रहे थे कि आपके पति को बोलो कि उसका स्टेटमेंट वापस ले ले, उसको बोलो कि फैमिली मैटर में उसके ऊपर हमला हुआ है, कोई जमात इस्लाम ने उसके ऊपर हमला किया नहीं है। हाँ, तो काफी प्रेशराइज किया जा रहा था। तो मैं तो बोला था कि ओके, आप मुझे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अपना बेटा खोया, मेरा वाइफ मुझे तलाक दे दी, मेरा जॉब चला गया, मेरा लेफ्ट साइड मेरा काम नहीं कर रहा था। तो उस टाइम ट्रीटमेंट तो चल रहा था मेरा। तो अभी भी मैं जब हंसता हूँ तो एक साइड थोड़ा सा टेढ़ा ही रहता है मेरा, तो वो कभी ठीक नहीं होगा। तो जितना ठीक हुआ है, चलो फिर भी चलता है। तो उसके बाद मेरे पास तब एक वीसा था जो मिडिल ईस्ट का, वो बहराइन जो था वहां का, और दुबई का। तो मैं जल्दी से पहले मुल्क छोड़ा, जब थोड़ा सा ठीक हो गया ये साइड, उसी टाइम वीसा लेके मैं चला गया दुबई। फिर दुबई में कुछ साल रहा, फिर उसके बाद बहराइन चला गया, फिर बहराइन से मैं चला गया फिर से दुबई। क्योंकि बहरीन में मैं जहां जॉब करता था वहां पर भी मुझे मेरा पीछा नहीं छोड़ा। हाँ, उन लोगों को भी बाद में, उधर का जो बांग्लादेशी लोग थे, क्योंकि टीवी में ऑलरेडी मुझे दिखा दिया था, टीवी में मैं इंटरव्यू कर चुका था। फिर काफी सारे इंटरनेशनल न्यूज जो है उस पर मुझे दिखा दिया था। अभी भी मतलब साहिल भाई, आप देख सकते हैं, मतलब
यहाँ तक कि मैं जहां भी गया हूँ वहां का टीवी न्यूज पे मेरा इंटरव्यू है। तो जब बहरीन से, क्योंकि बहरीन से मुझे निकाला इसलिए गया था कि मुझे पेंटिंग्स बहुत अच्छा आता है, बचपन से मैं पेंटिंग करता हूँ और मेरा फादर ने मुझे बचपन से यही सिखाया था कि पेंटिंग नहीं करते क्योंकि ये हराम है। किसी इंसान का पेंटिंग बनाओगे तो आखिरत में आपको अल्लाह बोलेंगे कि इसको जान दो, तो इसको जान तो तुम दे नहीं सकते, फिर तुमको जहन्नम में भेजा जाएगा। ये सब फालतू बातें मुझे बताया जाता था। तो मैं यही सोच रहा था कि ये पेंटिंग मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, बाई बॉन्ड मुझे अच्छा पेंटिंग बनाना आता है। हाँ, तो इस चीज के ऊपर मुझे वही गॉड, वही अल्लाह जो जिसने मुझे ये टैलेंट दिया है, वही गॉड मुझे कैसे मतलब पनिशमेंट दे सकते हैं। तो जो भी हो, मैं कार्टून ड्रॉ करता था। तो काफी सारे मोहम्मद और आयशा को लेके काफी कार्टून में बनाया था। तो फिर काफी सारे मतलब जैनब, इन सब चीजों को लेके। तो उसके बाद मेरा जो उधर ये बोलते स्पॉन्सर जो है, मेरा कंपनी का मालिक जो था, उसने सडनली मुझे एक दिन क्या कहा कि आपका जितना भी काम है आप थोड़ा और एक बंदा लेके आया था, बोला कि इसको सिखा दो आप। तो अच्छा ठीक है मैं सिखाता हूँ। तो सिखाया उसको। उसके बाद मैं घर जब गया, बोल दिया कि आपका वीसा कैंसिल कर दिया गया है, आप कल से काम पे मत आओ। तो उस टाइम मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे। काफी दिन उधर स्ट्रगल किया, केस वगैरह किया कंपनी के खिलाफ कि मुझे पैसा दे दिया जाए। फिर मेरा कंपनी का लोग मुझे जेल भी भिजवाया था बहरीन में, मैं जेल भी जाके आया हूँ। तो उसके बाद बोला कि आपको एक ही शर्त पे छोड़ा जा सकता है। बोले कैसे? बोले कि आप बहरीन में रुक नहीं सकते, इस जेल से डायरेक्टली आप एयरपोर्ट जाओगे, एयरपोर्ट में आपका जितना भी पैसा वगैरह है वो आपको दे दिया जाएगा, और उसके बाद आप अपने मुल्क वापस चले जाओगे। मतलब कि मेरा अंदर तो मतलब खौफ पैदा हो गया कि बांग्लादेश से तो मैं जान बचा के निकला था, अब वापस अगर मुझे बांग्लादेश जाना पड़ा तब मैं क्या करूंगा। तो उसके बाद मैं क्या किया कि मेरे पास जितना पैसा था, मैं अपने माँ जो थी, मेरी मम्मी जो थी, उनको मैं भेज दिया पैसा। मैं पैसा भेज के बोला कि मेरे लिए अभी नेपाल का जो टिकट है वो मेरे लिए खरीदो अभी। उन्होंने पूछा क्या हुआ, बोला कि मुझे उस मुल्क से निकाल दिया गया है क्योंकि वही मेरा जो आइडेंटिटी है वो उन लोगों को पता चल गया, तो मुझे वापस भेज दिया जा रहा है। तो आप एक काम करें, मेरे लिए एक टिकट खरीद लीजिए नेपाल का। मैं आके आपसे मिलके, वही एयरपोर्ट से मैं निकला भी नहीं था, मैंने कहा कि आप एयरपोर्ट के अंदर आ जाना, मैं एयरपोर्ट से आपसे वो टिकट लूंगा और उसके बाद मैं चला जाऊंगा नेपाल। तो मेरा मम्मी ने खरीद लिया था। मैं वहां पर पहुंचा था 2016 में। 2013 में मैं अपने मुल्क से निकला। फिर बहरीन में 3 साल, मतलब टोटल मतलब दुबई बहरीन मिला के मैं 3 साल वहां पर था। उसके बाद वहां से जब मुझे निकाल दिया, फिर मैं बांग्लादेश वापस आके मैं माँ से टिकट लिया। मैं दोपहर को पहुंचा था, फिर दूसरे दिन सुबह को मेरा फ्लाइट था। मैं वही एयरपोर्ट में ही अपना टाइम स्पेंड किया। मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला भी नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर अगर मैं निकल जाता, कोई अगर मुझे पहचान ले, वो अगर वही जमात इस्लाम का लोग तो काफी सारे हैं, काफी जगह फैला हुआ है, और वो लोग तो अपना 72 हूर पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है। क्योंकि उस टाइम तक वो जो आपका साथ जो लास्ट एपिसोड में कौन था जो मेरे साथ बात कर रहा था काफी देर तक, जो अभिजीत रॉय। हाँ, तो ऑलरेडी उस टाइम तक नीलॉय नील नाम का मेरा एक दोस्त का हत्या हो गया था उसी साल में। और 2016 में ऑलरेडी आपको पता है कि हमला हुआ था आईएसआईएस का प्रदेश में। मतलब ऑलरेडी उस टाइम तक जिहादी आईएसआईएस सारे चीजें घुस गए थे बांग्लादेश में। तो मैं जब बांग्लादेश पहुंचा तो इसलिए मैं बाहर भी नहीं निकला एयरपोर्ट से, तो एयरपोर्ट से डायरेक्टली नेपाल चला गया। नेपाल क्यों? क्योंकि नेपाली एक कंट्री है जहां पर ऑन अराइवल वीसा मिलता है, क्योंकि मेरे पास और दूसरा कोई कंट्री का वीसा था नहीं। तो उस टाइम मैं नेपाल का वीसा खरीद के
डायरेक्टली नेपाल चला गया। वहां पर मैं 1 महीने तक रहा। फिर वहां से मैं इंडिया का वीसा अप्लाई किया था। फिर मैं इंडिया का वीसा होने के बाद मैं इंडिया आ गया। फिर अभी मैं इंडिया में ही हूँ, लेकिन कहाँ पर हूँ ये तो बता नहीं सकता। तो यहाँ पर भी मतलब जब मैं वही मेरे ऊपर जो जैसे आप मुझे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ठीक उसी तरह इंडिया का कुछ टीवी चैनल्स जैसे एकुशे टीवी, फिर जी बांग्ला, फिर एबीपी आनंदो, इस तरह का बांग्ला जितना भी चैनल्स थे। फिर एक इंग्लिश चैनल था न्यूज एक्स। हाँ, ये सब चैनल्स, फिर काफी सारे न्यूज़पेपर्स मेरा इंटरव्यू लिए थे। तो इन सब को जब मैं इंटरव्यू दिया था, मैं कभी भी अपना चेहरा छुपाता नहीं हूँ। मैं इसलिए छुपाता नहीं हूँ क्योंकि मैं कोई गलत काम कर नहीं रहा हूँ। मैं तो आईएसआईएस हूं नहीं कि मैं अपना चेहरा छुपा के फिर नारा तकबीर बोल के किसी का गला काटूं। नहीं, मैं सही काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मैं चेहरा दिखाने में क्या हर्ज है। तो इसलिए मैं कभी अपना चेहरा छुपाता नहीं हूँ सच बोलने के लिए। तो जब मैं सच बोला तो वहां पर क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल में जो पॉलिटिकल पार्टी है टीएमसी, हाँ, तो उन लोगों को बुरा लग गया। तो वो लोग भी मेरे पीछे पड़ गए, मतलब कि नहीं इसको निकालो। तो ये तो आम बात है, क्योंकि पश्चिम बंगाल ऐसा जगह है जहां पर तस्लीमा नसरीन जो है वर्ल्ड फेमस राइटर, उसको भी जगह नहीं मिला था, क्योंकि वो इस्लाम के सच्चाई बताता था। हाँ, तो इसलिए उसको निकाल दिया गया था। तो मैं तो उधर काफी छोटा चीज हूँ, तो मुझे भी निकाल दिया गया। मतलब निकाला नहीं, मतलब ऐसा है कि मुझे अरेस्ट करके मुझे पनिशमेंट देने का कोशिश कर रहा था। कि चलो ठीक है, मैं खुद ही छोड़ के चला जाता हूँ। तो मैं अपना पश्चिम बंगाल भी छोड़ने पे मजबूर हुआ। तो इस्लाम छोड़ना कोई आसान काम नहीं है, और मैं प्राउड फील करता हूं कि हाँ, मैं दुनिया के सबसे खतरनाक टेररिज्म पैदा करने वाला जो रिलीजन तो है नहीं, ये अरेबियन इंपीरियलिज्म डॉक्ट्रिन है ये। तो इस डॉक्ट्रिन को छोड़ने में मैं कामयाब हो गया। लेकिन अभी भी मैं कहां पर रहता हूं मैं खुल के बता भी नहीं सकता। मेरे पास काफी सारे पेंटिंग्स है, मेरा इतना फैन फॉलोअर्स है, लेकिन मैं उन लोगों को बता भी नहीं सकता कि मैं कहाँ रहता हूँ, कि आप लोग मुझसे आके खरीदो। लेकिन मतलब बता भी नहीं सकता कि मैं कहाँ हूँ, क्या करता हूँ। छुप के रहना पड़ता है। सही काम करने के बाद भी मुझे छुप के रहना पड़ता है। तो इससे दुख की बात और कुछ हो ही नहीं सकता मेरे लिए। जी बिल्कुल सनीउर रहमान जी, आपने बहुत सारी बातें बताई और सुन के बहुत दुख हुआ कि आपके ऊपर हमला हुआ और इतनी तकलीफ आपको झेलनी पड़ी अपने इस ट्रांजिशन में, जो आप इस्लाम के बाद आपने इस्लाम को छोड़ा। Is it true that tsunami of ex-Muslims going to happen in Middle East? How much % people are ex-Muslims in Arabian Peninsula? सत्यमेव जयते। जय हिंद जी। सनीउर रहमान। हाँ, वो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जिस दिन वो मिडिल ईस्ट में ये पेट्रोलियम का यूज कम हो जाएगा, या पेट्रोल ऑयल जो है ये उन लोगों के पास आना कम हो जाएगा, तब उन लोगों के अंदर ऑलरेडी ये एक्स मुस्लिमिज्म है, लेकिन वो लोग खुल के बाहर नहीं आ पाते हैं। और मिडिल ईस्ट में मैं इतने साल मैं जानता हूं कि सबसे ज्यादा अगर उधर कोई एक्स मुस्लिम्स है, मतलब वो लोग अंदर ही अंदर जानते हैं कि इस्लाम कोई रिलीजन है नहीं, उन लोगों के ऊपर दबाया गया है। सबसे ज्यादा अगर किसी में ये इस्लाम के खिलाफ अगर सोच है, वो औरतों में है, क्योंकि सबसे बड़ा विक्टिम इस्लाम में औरतें ही होते। तो जब औरतों के अंदर ये आ गया है, तो वही लोग ये तो आवाज उठाए थे कि हम लोगों को गाड़ी चलाने का आजादी दो। तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अप्रूव किया जा रहा है। तो ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। मतलब जब उन लोगों के पास पेट्रोल ऑयल खत्म होने को आएगा, ऑलरेडी वो लोग आहिस्ता आहिस्ता ये सब छोड़ देंगे। और ऑलरेडी बिल्कुल काफी है उन लोगों में जो इस्लाम को मानते भी नहीं है। वो तो सिर्फ
मतलब लोग दिखाने के लिए, क्योंकि उन लोगों का बिजनेस वही है, मक्का और मदीना, तो उसको बरकरार रखने के लिए वो लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये बांग्लादेश में पहले ये इस्लाम इतना ज्यादा नहीं था। जैसे मेरा मदर का जो फैमिली था, इन लोगों का नाम भी वो बंगाली स्टाइल से रखा गया था, नीरू, तोरू, पारू। लेकिन अभी सबका नाम मतलब पूरा अरेबियन स्टाइल में रखा जा रहा है, मनर सईद, हाँ, फातिमा, हाँ, इस तरह का नाम रखा जा रहा है। वो किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि बांग्लादेश में जितना भी इलिटरेट लोग थे, अनएडुकेटेड लोग थे, वो लोग सारे लोग चले गए थे सऊदी अरब में, और वहां से नॉलेज ले आके, इस्लाम का नॉलेज ले आके बांग्लादेश में फैला रहा है, और उसके वजह से उधर जिहादी लोग ज्यादा पैदा हुए। और इन लोगों का सबसे ज्यादा इफेक्ट, जो मतलब इन लोगों का दुश्मन, सबसे पहला दुश्मन जो आता है वो इंडिया होता है। तो इंडिया के लिए थोड़ा सा खतरा होता है, क्योंकि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो पश्चिम बंगाल के साथ सबसे ज्यादा कनेक्टेड है। और मैं आप सारे इंडियंस को बता देता हूं कि सिर्फ 3,000 रुपए लगते हैं, 3,000 रुपए लगते हैं बांग्लादेश का बॉर्डर क्रॉस करने में। और ये इंडिया भी वही करते हैं, मतलब यहाँ से लोग उधर पहुंचाते हैं, वहां से यहाँ पहुंचाते हैं, क्योंकि और जिहादी लोग ऐसे ही घुसते हैं, ऐसे ही घुस के हमला करते हैं। तो ये काफी खतरनाक है इंडिया के लिए। वो लोग तो बर्बाद हो नहीं रहे, साथ में पड़ोसी मुल्क का भी, मुल्क के लिए भी खतरा हो रहा है वो लोग। बिल्कुल। ये पूछ रहे हैं सत्य निष्ठा आर्या, आप आजकल लाइव क्यों नहीं आते? असल में देखिए, इस्लाम इतना बड़ा चीज है नहीं। हाँ, जो चीज मैं बता दिया था इतने सालों तक, 2017 तक मैं जितना चीजें बता दिया हूं, मतलब 2011 से शुरू करके 2017, मतलब 6 साल, 30 पारा कुरान का एक्सप्लेनेशन देने के लिए वो 6 साल का लॉजिक मेरे लिए काफी है। लोग समझ जाए तो ठीक है, ना समझे तो ये उन लोगों का बदनसीबी है। मुझे जितना कहना था मैं कह दिया था इतना 6 साल से, अब जरूरत नहीं है। अब आप लोगों का बारी है कि भाई खतरे में मुझे अकेला क्यों डालोगे? मतलब जब तक एक अकेला आदमी ये सब बोलते रहेगा, सिर्फ वो अकेला आदमी मर जाएगा और बाकी सब सारे लोग चुप बैठ जाएंगे। लेकिन सारे लोग अगर मेरे तरह एक साथ बोलना शुरू कर दे तो किन किन का गला काटेगा? एक का गला काट दिया तो 10 लोग बोलना शुरू कर देंगे, तब ये सब चीजें रुक सकता है। ये आपका जिम्मेदारी है कि आप लोग बोले अभी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बोलना भूल गया। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि मैं जब इंडिया में पहली बार आया था तो मेरा काफी फैन फॉलोअर्स थे, तो अभी भी है, लेकिन मैं अपने आप को छुपा लिया, क्योंकि मुझे ये फेम नहीं चाहिए। मुझे जो बताना था मैं बता दिया 2017 तक, इसलिए अभी लाइव भी नहीं आता हूं। पहले तो मैं जगह जगह जाके, ये जो भाई साहब है जो मेरा अच्छा ही चाहता है, इसलिए तो मुझे बोला कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है अगर रिस्क है तो उस टाइम क्या होता कि मैं पब्लिक गैदरिंग में जाता था ये सब बोलने के लिए। लोग लाइव मुझे सामने बैठ के सुनते थे। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि मैं इस्लाम के बारे में बोल रहा हूं। लेकिन मैं जब यहाँ पर आया था तो मैं हमेशा सच्ची बात बोलता हूं। तो हुआ क्या था कि मेरा एक फैन थी, हाँ, तो वो मुझे अपने गांव में बुलाया, अपने घर में खाना खिलाया, फिर बोला कि अभी शाम का टाइम है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, मतलब 5 बजे के टाइम है, अभी तक सूरज डूबा नहीं है, तो आपको अपना गांव थोड़ा सा घुमा के लाता हूँ। तो मुझे घुमाने गया, तो हर एक चीज दिखा रहा था, बल्कि ये हमारा स्कूल है, ये हमारा पोस्ट ऑफिस है। तो रास्ते में जाते जाते मैं सबके सामने, उधर मेरा काफी सारे हिंदू फ्रेंड्स भी थे, तो वो लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। तो मैं उन लोगों को कहा, मतलब कि अच्छा ये टाइल्स क्या हुआ, ये बॉक्स के अंदर ये जेंटल लेडी कौन बैठी हुई है? असल में वो क्या था कि एक छोटा सा बॉक्स की तरह बना हुआ था रास्ते के बीच में, हाँ, जहां पर एक मूर्ति रखा हुआ था और उसके सामने अगरबत्ती जल रहे थे और उसके सामने कुछ पैसा डाला हुआ था। तो मैंने कहा कि अच्छा ये जेंटल लेडी कौन है जो ये बक्से के अंदर बैठा हुआ है? बोले कि वो सारे लोग हंस उठे, बोले कि नहीं नहीं वो हमारा माता मनसा देवी है। बोले कि
माता मनसा देवी, अच्छा ये कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल करता है? क्योंकि वो हिंदू धर्म में होता है ना कि ये मिस्त्री है, ये इंजीनियर है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो इसी तरह मैंने कहा कि इनका डिपार्टमेंट कौन सा है? बोले कि ये सांपों का देवी है। बोले तो सांपों का देवी तो इधर बैठ के क्या कर रहा है? उसको अमेज़न पे भेज दो, उधर पाइथन है, एनाकोंडा है, काफी सारे सांप है, वो इधर बैठ के क्या कर रहे हैं? तो मतलब मेरा बोलने का अंदाज ही ये था। हाँ, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से मैंने पूछा, कोई ऑफेंड नहीं हुआ, कोई किसी ने मुझे मारने के लिए उठ के नहीं आया, बोले कि हमारा मनसा देवी को अपमान कर लो, किसी ने नहीं कहा। यही तो अच्छी बात होता है हर एक धर्म का, कि तुम लोग क्रिटिसिज्म को ले लो, फिर उसके हिसाब से अपने आप को बदलो। हाँ, उन लोगों ने सही कहा, बोले कि हाय भाई, हम लोगों ने कभी तो ऐसा सोचा ही नहीं है, ये तो सांपों का देवी है, इधर तो सांप है ही नहीं, कब का मर चुका है। हाँ, तो ये इसीलिए बोल रहे, ये इंसल्ट है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि भाई आप सावधान हो जाओ, इतने रिस्क है तो ज्यादा मत बोलो, क्योंकि इन सबको पता है कि दूसरे रिलीजन वाले मुझे मारने नहीं आएंगे उन लोगों का रिलीजन के बारे में अगर कुछ कहूं तो। जैसे चार्ली हिबिडो में जब तक मोहम्मद का कार्टून बनाया जा रहा था, जिसने बनाया था चार्ली हिबिडो, उसको मार डाला था। लेकिन अभी जीसस क्राइस्ट के बारे में बनाया जा रहा है, तो फादर लोग थोड़ा सा बातें उठा रहे हैं, लेकिन बाकी क्रिश्चियन में तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हाँ बनाओ, कुछ दिक्कत ही नहीं है। ये गूगल में सर्च करके देखो, श्री कृष्ण के बारे में कितना सारा कार्टून है, जीसस क्राइस्ट के बारे में कितना सारा कार्टून है। लेकिन अगर डेनमार्क ने अगर कोई कार्टून बना दिया, अच्छा मैं आपको बता दूं, फ्रांस ने कुछ दिन पहले वो चार्ली हिबिडो का कार्टून पूरा बिल्डिंग में प्रोजेक्टर से दिखाया था। इसकी वजह से बांग्लादेश में सारे लोग बोल रहे थे कि फ्रेंच का प्रोडक्ट सारे बैन करो, हम लोग आज से फ्रेंच फ्राई नहीं खाएंगे। क्योंकि फ्रेंच फ्राई कहां से फ्रेंच से आता है भाई? मतलब उन लोगों का रेडिकलिज्म देखो, मतलब कि अगर कार्टून बना दिया मोहम्मद के खिलाफ तो हम लोग उस कंट्री को बॉयकॉट करेंगे। अरे भाई, ये सारे मॉडर्न क्या बोलते हैं, मॉडरेट मुस्लिम जो लोग अपने आप को बोलते हैं, ये लोग सबसे ज्यादा खतरनाक है जिहादियों से। ये लोग जिहादियों से भी ज्यादा खतरनाक है और सबसे ज्यादा गंदा यही लोग है। क्योंकि अगर सनीउर रहमान ने इस्लाम के खिलाफ कुछ बोल दिया, एक इंसान नहीं मरा, एक बच्चा नहीं मरा, कोई औरतें रेप नहीं हुआ, एक बिल्डिंग नहीं टूटा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह, एक बम नहीं फटा, एक क्या बोलते जो ह्यूमन बॉम्ब होते हैं अपने आप के ऊपर बांध के फिर ये हो जाता है, कुछ नहीं होता। मतलब मैं जब इस्लाम के खिलाफ बात करता हूं या इस्लाम का सच्चाई बताता हूं, लेकिन ये लोग बोलते नहीं, तालिबान, आईएसआईएस, जिहादी, हिजबुत तहरीर, हरकतुल जिहाद, ये सब इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये लोग इस्लाम के अंदर काम नहीं कर रहे। हाँ, हमारा इस्लाम तो बहुत शांति का धर्म है। अरे भाई, एक मुस्लिम, एक ब्लडी मुस्लिम भी कभी इन लोगों के खिलाफ खड़ा हुआ है, इन लोगों के खिलाफ वीडियो बनाए? एक भी, ये नासिर भाई जो मेरे खिलाफ वीडियो बना दिया, कौन सा इंसान मर गया था? लेकिन आईएसआईएस लोग इतना लोगों को मार रहे हैं। ये जो तुम लोगों का प्यारा अफगानिस्तान में इतना मुस्लिम लोग मरे हैं, किन लोगों की वजह से? आईएसआईएस की वजह से। कहा एक वीडियो बनाया तुम लोगों ने? एक भी मुस्लिम ने बनाया है आईएसआईएस के खिलाफ एक भी वीडियो? जिस दिन बनाओगे तब जाके मेरे से बात करना। सैल भाई अभी बोले। चलिए आगे बढ़ते हैं। किया है सनीउर रहमान इज नाउ सत्यनिष्ठ आर्या, ये इंफॉर्मेशन है, क्या ये सही इंफॉर्मेशन है सनीउर रहमान जी? हाँ जी, जैसे वो जो मुझे आर्य समाजी कह रहा था, अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। आप वेगनिज्म जानते हैं? जी हाँ, वेगनिज्म एक लाइफस्टाइल होता है। फिर क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन, मतलब खाने का अभ्यास, तो एक तरह का प्रैक्टिस होता है कि आप अपने लाइफ को कैसे जिए। तो इस्लाम का लॉजिक जानने के लिए मुझे किसी सोसाइटी का जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे और भी जानना है। जैसे इस्लाम को सिर्फ मिलिट्री लोग ही, मतलब जिहाद को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हिंदुइज्म का एक प्रॉब्लम था जो सुपरस्टिशन है, जिसको सही कर रहा था हमारा आर्य समाज हिंदुइज्म में रह के। तो मैं इसी लाइफस्टाइल को जानने के लिए मैं आर्य समाज में दाखिल हुआ। तो वो लोग मेरा ये सच बोलने का अंदाज देख के मुझे टाइटल दिया गया है कि सत्यनिष्ठ आर्य, मतलब सत्य में
जो टिके रहते हैं ना, तो उसको सत्यनिष्ठ बोला जाता है। और आर्य मतलब श्रेष्ठ, द ग्रेट, सत्य में जो टिके रहते हैं, वो मेरा एक टाइटल है अभी, वो मेरा नाम भी है। और मुझे पसंद आया था कि हाँ, सत्यनिष्ठ आर्य, क्योंकि मुझे जो धर्म को मैं मानते ही नहीं हूं, तो सनीउर रहमान ये मुझे पसंद ही नहीं था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सनीउर रहमान जी चैनल पर आने का और अपनी बात रखने का। उम्मीद है लोगों को बहुत सारी चीजें जानने को मिली होगी। सभी दर्शकों से मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने वक्त निकाल कर आज की स्ट्रीम को आपने सक्सेसफुल बनाया।